न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ वेद आश्चर्य से भरा हुआ था, क्योंकि वो खबर बहार के भाई दर्शन सिंह की मौत के बारे में थी, जिसकी लाश देर रात जंगल की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर पाई गई थी। उसने एक एक शब्द को बारीकी से पढ़ दिया, लेकिन कातिल का जिक्र कहीं नहीं था। पुलिस कातिल की तलाश में थी। कल रात उसने दर्शन को दैविक के साथ देखा था, और जब वो दैविक से बात करने वापस उस जगह पहुंचा तो वो दोनों ही वहां नहीं थे। तो क्या दैविक ने? वेद को दैविक पर ही संदेह हुआ। तब तक उसे बाहर किचन से आती हुई दिखी। उसको देखते ही वेद ने फटाफट न्यूज़पेपर फोल्ड कर दिया। अरे, तुम ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? बाहर उसको बैठे देखकर बोली। मैं थोड़ा लेट जाऊंगा, वेद बोला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहते हुए बाहर ने उसके माथे को अपनी उंगलियों से छुआ तो वेद पीछे होकर सोफे से चिपक गया। हाथ हटाओ। और ये क्यों लग रहा है तुम्हें? उसने संयत होकर पूछा। क्योंकि आज तुमने मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया और बोलने में हिचकिचाए तो लगा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। कहते हुए बाहर ने अपने दांत दिखा दिए तो वेद ने उसे घूरा। उसके घूरने पर बाहर बोली, हाँ, अब लग रहा है कि तुम ठीक हो। कहकर वो हंस दी। यहाँ बैठो, वो सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला। उसके ऐसे कहने पर बाहर की हंसी बंद हो गई। नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैं कमरे में जाती हूँ अब। मैंने कहा ना, बैठो, वो सख्ती से बोला। लेकिन बैठो, वो बोला तो अब बाहर को बैठना ही पड़ा। एक बात बताओ, क्या दैविक किसी के साथ मारपीट कर सकता है? वेद ने थोड़े हल्के लफ्जों से पूछना चाहा, बजाय ये पूछने के कि क्या वो किसी की जान ले सकता है। ये बात तो तुम खुद से पूछो कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं। बाहर ने कंधे उचका दिए। वेद को अब उसकी इन बातों की आदत हो आई थी, तो उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो संयत रहकर बोला, हाँ, लेकिन तुम अपनी राय बताओ। मैं यानी कि दैविक ऐसा कर सकता है? किसी को मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह? बाहर एक बार फिर अपनी सोच में खो सी गई। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत मासूम था। वो किसी की गलती पर भी उस पर हाथ नहीं उठा सकता था। फिर मारपीट कैसे करता किसी से? वो दैविक को याद करके इमोशनल हुई ही थी। तभी वेद को समझ आ गया कि उसकी बुद्धि वापस घूम गई है, और अब ये वापस यही कहने वाली है कि उन लोगों ने दैविक को मार दिया। तुम्हें पता है, दैविक को मार। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने ही वाली थी कि वेद उसकी बाजुएं थाम कर बोला, है, ये रहा दैविक तुम्हारे सामने। कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। उसने पहली बार ये बात इतनी आसानी से कबूली थी कि वो दैविक है। बाहर ने उसे देखा, लेकिन वो उसे साफ दिखाई नहीं दिया। इसकी वजह यह थी कि उसकी आंखों में आंसू भर आने से उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई थी, और अतीत की कोई बात याद करके उसका सिर भी घूम गया था। तुम दैविक? वो अपनी धुंधली दृष्टि लिए ही वेद को सवालिया निगाहों से देखा और उसके गाल पर हाथ रख दिया। वेद उसकी इस हरकत से चौंका और उसकी बाजुएं छोड़कर पीछे खिसक गया। हाँ, मैं दैविक। वो इस बार ये बात बोलने में थोड़ा हिचकिचाया। उसे एक पल को डर लगा कि वो दैविक समझकर कहीं उसके करीब ना आ जाए, लेकिन अगले ही पल वो इस सोच को दूर झटक कर संतुष्ट सा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि दैविक सिर्फ उसका दोस्त था, प्यार नहीं। तुम दैविक नहीं हो, बाहर एकदम से बोली और उठकर जाने लगी। आज इसे क्या हुआ? वेद सोचकर उसकी तरफ पलटा ही था कि वो थोड़ा आगे जाकर धम से फर्श पर गिर पड़ी। बाहर, वो दूसरी बार उसका नाम लेता हुआ उठकर उस ओर दौड़ा। जल्दी से उसके पास बैठकर उसे देखा। वो बेहोश हो चुकी थी। बाहर, उठो। उसने उसके गाल को थपथपाया, लेकिन उसमें हरकत नहीं हुई। तो वेद उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया और बेड पर लिटा दिया। टेबल पर पानी का जग रखा था। उसने वो उठाया और पूरा पानी बाहर के चेहरे पर डाल दिया। उसने ये गुस्से में नहीं, बल्कि घबराहट में आकर किया था। बाहर ने थोड़ी देर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर कसमसाकर अपनी आंखें खोली। वेद तुरंत ही उसके पास से उठ गया। अपना ख्याल रखो, यूँ बार बार बेहोश होने से काम नहीं चलेगा, कहकर वो कमरे से निकल गया। पीछे बाहर बिना किसी आवाज़ के रोने लगी। पता नहीं उसे कौन सी बात याद आ गई थी। वेद को कुछ और भी पूछना था, लेकिन वो अभी पूछ नहीं पाया। शायद वो जानना चाहता था कि अगर उसके भाई की मौत की खबर उसे मिले तो क्या वो इस बात से टूट जाएगी। लेकिन अभी ये बात भी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी कि जब दैविक किसी पर हाथ ही नहीं उठा सकता, तो क्या वो दर्शन का कत्ल कर सकता है। फिर इस बात की पूरी संभावना थी कि शायद दैविक ने ही उसे मारा है, क्योंकि कल जब वो मिला था तो दर्शन को बेहिसाब गुस्से से घूर रहा था। इन सब बातों को दरकिनार रख वेद शावर लेने चला गया। अगली शाम वेद तैयार होकर नीचे आया। प्लेन रेड शर्ट पर सादा सा ब्लैक ब्लेजर। उसे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद था।
आज कबीर की एंगेजमेंट थी और वो जाने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन बाहर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो उसका नाम लेने को हुआ, लेकिन वो फिर ये कहकर चिढ़ाती कि वेद ने उसका नाम लिया, इसलिए वो नाम लेने से पहले ही संभला और बोला, कहाँ हो तुम? आज भी होश नहीं है तुम्हें? हाँ, मैं बस अभी तैयार होकर आई। बाहर की बहुत धीमी आवाज़ आई। शायद वो बाथरूम में थी। ये लड़की अभी तक बाथरूम में है, फिर तैयार कब होगी? वो खुद में बड़बड़ाया, फिर जोर से बोला, 15 मिनट इंतज़ार करूँगा। अगर तुम तैयार होकर नहीं आई तो मैं अकेला चला जाऊँगा। कहकर वो सोफे पर आकर बैठ गया। उसने 15 मिनट के लिए कह तो दिया था, लेकिन उसे पता था कि वो आधे एक घंटे से पहले तैयार नहीं होगी। आज तक उसने यही तो सुना था कि लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है, तो आज देख भी लेगा कि वो कितना इंतज़ार करवाएगी। उसने अपना फ़ोन निकाला। 7:15 हो रहे थे। वो समय निकालने के लिए फ़ोन में ही ऑफिस के मेल देखने लगा। उसने सारे ज़रूरी मेल्स को देखा, फिर समय पर नज़र डाली। 7:30 बजने में बस 1 मिनट बाकी थे। वो खड़ा हो गया। हालांकि वो उसे घर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन बाहर को टोकने का मौका कैसे छोड़ देता। हो गए 15। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। इससे उसे पता चल गया कि वो सही समय पर तैयार होकर आ गई है। वो फ़ोन में ही नज़रें गड़ाए हुए था। उसने निगाह उठाकर बाहर को नहीं देखा। ये बात उसके मिजाज में नहीं थी। वो जानबूझकर उसे इग्नोर नहीं कर रहा था। बाहर उसके पास आई और देखा कि वेद ने रेड शर्ट पहनी है। वाह, हम दोनों एक जैसे। तुम भी रेड और मैं भी। बस ये ब्लेजर निकाल दो, ये मुझसे मेल नहीं खा रहा। कहकर बाहर ने उसके ब्लेजर के कॉलर को थामा और उतारने को हुई। वेद, जिसका ध्यान फ़ोन में था, वो एकदम से घबरा गया। वो ऐसी हरकतों की बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखता था, तो एक पल में दूर हो गया। क्या वाहियात हरकत है ये? वो पीछे हटता हुआ बोला, तो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर एकदम से घबरा गई। नहीं, मैंने बस इतना सा टच किया था, वो अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली। वेद की नज़र अब उस पर पड़ी। उसने भी लाल रंग की साड़ी पहनी थी। पहली बार हल्के मेकअप में नज़र आई थी, जिसमें यकीनन वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। लेकिन वेद उनमें से नहीं था जो सुंदरता को देखकर होश खो बैठे। अगर सुंदरता से आकर्षण होता तो अब तक हो चुका होता, क्योंकि वो सादगी में भी मासूम और सुंदर नज़र आती थी। वेद ने वापस फ़ोन देखा। तुम मेरे दिए गए वक्त से 2 मिनट लेट हो, वो बोला। उसे कैसे भी करके शक्ति जतानी ही होती थी। मैं नियत समय से हाजिर हूँ। आप ही नज़रें उठाकर नहीं देख रहे थे, वो कुछ अलग अंदाज में बोली। तो वेद ने एक बार अपना रूप दिखाते हुए उसे घूरा। ये भारी शब्दों की ज़रूरत नहीं, जैसे बोलती हो वैसे ही बोलो। अब क्या आज भी लड़ने का इरादा है? कबीर की एंगेजमेंट रह जाएगी, चलो। कहकर उसने वेद की बाजू थामी और आगे बढ़ने को हुई, लेकिन वेद नहीं बढ़ा। ये हाथ छोड़ो मेरा, डिस्टेंस मेंटेन रखो और याद रखना, वहाँ मेरे आगे पीछे नहीं घूमोगी तुम। वेद ने उसे सख्त हिदायत दी। ठीक है, समझ गई, अब चले, वो बोली। कहते हुए वेद आगे बढ़ गया, तो बाहर भी अपने दोनों हाथों से साड़ी संभालती हुई आगे बढ़ गई। वो कुछ देर में एक होटल में थे, जहाँ कबीर की फैमिली ने सारा अरेंजमेंट किया था। बाहर तो पहली बार ऐसा कोई फंक्शन अटेंड कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसके घर पर तो उसको बस इसलिए अंदर रहना पड़ता था क्योंकि वो एक लड़की थी। वो वेद की बातों को ध्यान में रखते हुए उससे दूर हट गई और माधव से बातें करने लगी। क्या लग रही हो बाहर, एडोरेबल, माधव उसकी तारीफ करता हुआ बोला। शुक्रिया, तुम भी कमाल लग रहे हो, माधव बाहर उसे देखते हुए बोली। माधव ने ब्लू कुर्ता और वाइट पैजामा पहना था। वैसे आज वेद गुस्सा छोड़कर तारीफ पर तारीफ कर रहा होगा तुम्हारी, माधव ने धीमे शब्दों में बाहर से पूछा। तुम्हें लगता है कि वो तारीफ करेगा? इतनी उम्मीदें मत लगाओ उससे, कहकर बाहर हंस दी। माधव भी हंस दिया। कुछ देर बाद रिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई। कबीर ने क्रीम कलर का हैवी कुर्ता पैजामा पहना था और उसकी मंगेतर नेहा ने भी सेम कलर हैवी लहंगा पहना हुआ था। दोनों जच रहे थे साथ में। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, फिर साथ मिलकर केक कट किया। वेद इस पल बहुत खुश नजर आ रहा था और खुलकर मुस्कुरा रहा था, और माधव एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके आगे पीछे घूम रहा था। बाहर कभी वेद को देख मुस्कुरा देती तो कभी माधव को देखकर हंस पड़ती। वेद ने उन दोनों को आगामी जीवन के लिए बधाई दी, फिर खाना खाकर अकेला बाहर निकल आया। बाहर ने उसे देखा और उसके पीछे पीछे आ गई। मुझे यहाँ छोड़कर जाने का इरादा है तुम्हारा? बाहर पीछे से बोली। मुझे पता था कि तुम बिना बुलाए ही आ जाओगी, तो बुलाकर क्या करता? वो उसको देखे बिना कार की तरफ बढ़ता हुआ बोला। पहले तुमसे अच्छा कोई न था, अब तुमसे बुरा कोई नहीं है।
वो हल्की नाराजगी से बोली, क्योंकि वेद ने अब तक उसकी तारीफ में कुछ नहीं कहा था। तारीफ के लिए शुक्रिया। वो कार में बैठ गया। बाहर भी दूसरी साइड आकर बैठ गई और खिड़की की तरफ मुंह घुमा लिया। वो अब उससे बात ही नहीं करना चाह रही थी। वेद ने कार स्टार्ट की। वैसे सुंदर लग रही हो आज, वेद एकदम से बोल पड़ा तो मुंह फेर कर बैठी बाहर के होठों पर मुस्कुराहट ने जगह बना ली। इन कुछ लफ्जों से उसका दिल धड़क उठा। क्या हो रहा है ये? दैविक की तारीफ पर तो कभी इस कदर दिल सामान्य से तेज नहीं होता था, फिर अब कैसे? बाहर होठों में ही बुदबुदाई, कुछ कहा तुमने? वेद उसे बड़बड़ाते देख बोला। बाहर ने अपने चेहरे के भाव को संभाला और उसकी तरफ मुंह घुमाया। तारीफ में इतना वक्त लगाता है कोई? उसने शिकायत की। तुम्हें किसने कहा कि मैंने तारीफ की? मैं तारीफ नहीं करता। हाँ, जो मन में आया वो कह दिया बस। वेद ने सफाई दी तो बाहर ने वापस मुंह फेर लिया, लेकिन इस बार दांतों तले होठ दबाए हंस दी। कार में कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर वेद चुप्पी तोड़ते हुए बोला, एक बात पूछूं तुमसे? बाहर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। तुम्हारे पिता और भाई कैसे हैं? मतलब उनका रवैया कैसा है लोगों के प्रति? वेद के सवाल पर बाहर उसकी ओर पलटी। ये सब तो तुम भी जानते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बाहर गंभीर अंदाज में बोली। मुझे तुमसे सुनना है, तुम क्या सोचती हो उनके बारे में? वेद ने ड्राइव करते हुए वापस पूछा। मेरे लिए उनसे बुरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो तीनों तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है। बाहर सीट से सर लगाकर आंखें मूंदती हुई बोली। अच्छा, अगर उन्हें कोई उनके किए की सजा दे तो तुम्हें बुरा लगेगा? वेद सवालों के माध्यम से कुछ जानना चाह रहा था। उन तीनों के पाप कम नहीं है। बहुत मासूमों को बेघर किया है उन्होंने, जमीनें हड़प कर, यहाँ तक कि जान भी ली है उन्होंने कई लोगों की। अगर कोई सजा देने पर आया तो उन तीनों की जान ही लेगा। बाहर ने ये बात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कही थी, जिससे पता लगाया जा सकता था कि वो अपने परिवार की हरकतों से इतना आहत थी, जो उनसे अब हर लगाव खत्म कर चुकी थी। वेद ने ये सुनकर राहत की सांस ली। पता नहीं क्यों, लेकिन कहीं न कहीं उसे बेचैनी थी कि बाहर अपने भाई दर्शन की मौत के बारे में सुनकर बेहद दुखी ना हो जाए। खैर, उनके कर्मों की सज़ा तो उन्हें मिलनी ही थी, इसमें बाहर भी क्या कर सकती है। लेकिन उसे अब भी अचंभा था कि दैविक ने उसकी जान ली, मतलब अब वो शौर्य और सुरजीत सिंह को मारने की कोशिश भी करेगा। वेद बहुत उलझ गया था। इन सब के बीच उसने अपनी सोच को झटका और सामने सड़क पर ध्यान लगाने लगा। आज सड़क पर वाहनों का आवागमन थोड़ा ज़्यादा था। इन्हीं वाहनों की भीड़ में उसे एक जानी पहचानी सूरत नजर आई। वो बंदा सामने से ही आ रही गाड़ियों की भीड़ में बाइक पर सवार था। बाहर देखो दैविक, वो खिड़की के बाहर देखता हुआ बोला और कार घुमाने की सोची, लेकिन इतनी भीड़ में यू टर्न लेना लगभग नामुमकिन था। दैविक एक बार फिर निकल गया, लेकिन इस बार तो बाहर ने भी उसे देखा होगा। ये सोचकर वो बाहर की तरफ घूमा, लेकिन बाहर की नज़रें पूर्णतः उसी पर टिकी हुई थी, जिसकी पहली वजह तो ये थी कि उसने बाहर के सामने दूसरी बार उसका नाम लिया था, और दूसरी वजह ये कि उसकी नज़र में वही तो दैविक था। क्या मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? वेद ने उसे यूँ घूरते देख पूछा। तुमने मेरा नाम लिया? बाहर ने चेहरा अपनी दोनों हथेलियों पर टिकाते हुए प्यार से कहा। नाम को छोड़ो बेवकूफ़, तुमने दैविक को देखा क्या? वेद उसकी हरकत देखकर झुंझलाया। हाँ, देख तो रही हूँ। वो अपनी हथेलियों पर और झुकती हुई बोली। मतलब तुमने नहीं देखा? अब कभी ये कहोगे ना कि दैविक नहीं रहा तो मैं गला दबा दूंगा तुम्हारा। वेद ने अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा। वैसे ही वो अभी जाम में फंसे थे, और उस पर बाहर की बातें। मैं क्यों कहूँगी ऐसा, जबकि तुम मेरे सामने हो? इस बार वो अपना सिर हथेलियों से उठाती हुई बोली। मैं दैविक नहीं हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? वेद भी अब इस बीच कंफ्यूज था कि वो माने या ना माने कि वो दैविक है। तुम हो यार, बाहर बोली। नहीं हूँ। वेद ने अपना हाथ फिर स्टीयरिंग पर मारा। हो, तुम्हारे कहने से क्या होगा? बाहर ने भी उसकी नकल करते हुए अपना हाथ सीट पर मारा। मैं नहीं हूँ, हो तुम। नहीं हूँ, कह दिया ना। वो आज उसकी हालात को देखते हुए भी मानने को तैयार न था। हो, कह दिया ना। बाहर भी जिद्दी थी। मैं नहीं हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ। वो अब की थोड़ा सख्ती से बोला। ठीक है, नहीं हूँ दैविक। बाहर उसे नज़र हटाती हुई बोली। उससे वेद चैन की सांस लेने ही वाला था कि वो वापस बोली। दैविक नहीं हो, लेकिन जो भी हो मुझे पसंद हो। उसकी बात सुनकर वेद ने बेयकीनी से उसे देखा। ये क्या कह रही थी वो? बकवास मत करो, वो सख्ती से बोला, लेकिन हिचकिचा गया। मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। तुमने ही कहा था ना कि तुम दैविक नहीं, तो जो भी हो मुझे अच्छे लगते हो। वो बेफिक्री से बोली। शट अप, तुम अपनी पसंद दैविक तक रखो।
तुम ही कहती हो कि तुम्हें दैविक से प्यार है, वेद ने कहा, जबकि वो जानता था कि बहार को दैविक से प्यार नहीं है, बस प्यार का दावा है, वो भी अपने परिवार के जुल्म और सितम की वजह से। मुझे दैविक से प्यार है? वो इस वाक्य में एक बार तो खुद ही उलझ गई, फिर अपने जिद्दी मन को सामने रख कर बोली, हाँ करती हूँ मैं दैविक से प्यार। सबको यही गलतफहमी थी, तो यही सही। वो सामने जाम में फंसी गाड़ियों को देखते हुए बोली, फिर एकदम से वेद की तरफ घूमी, लेकिन तुम ही तो दैविक हो। उसकी बात आखिर में वहीं आकर खत्म हुई जहाँ शुरू हुई थी, तो वेद ने अपना सिर स्टीयरिंग पर हल्के से दे मारा। मैं नहीं हूँ दैविक, इस बार वो थके शब्दों में बोला। तो बहार ने भी अपना सिर पकड़ लिया। वो गर्दन झुकाए धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी, तुम मेरा सिर दर्द कर रहे हो। तुम दैविक हो, तुम दैविक नहीं हो। मैं दैविक से प्यार नहीं, हाँ करती हूँ मैं प्यार। उसे खुद में बड़बड़ाते देख वेद का मन कर रहा था कि उसे अभी के अभी मेंटल हॉस्पिटल छोड़ आए, लेकिन वो इस मामले के अलावा कहीं से पागल नज़र भी तो नहीं आती थी, कोई हरकत भी तो नहीं करती थी मानसिक रोगी की, जो मेंटल हॉस्पिटल वाले उसे वहाँ रखेंगे। लेकिन इन सब के परे वेद के मन में ये बात भी थी कि अब वही उसे दैविक से मिलाएगा, और इस मन की बात का आभास खुद वेद को भी नहीं था। जाम अब खुलने लगा था, तो वेद ने धीरे धीरे कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गए। वेद कार पार्क करके उतरा, लेकिन बाहर अब भी अपना सिर पकड़े बैठी थी। यहीं सोना है तो बता दो, मैं कार लॉक करके अंदर जा रहा हूँ, वेद बोला। हाँ हाँ नहीं, वो जैसे होश में आई हो और कार से उतर गई। वो साड़ी पहने अब थकी थकी सी नजर आ रही थी, शायद काफ़ी देर से उस साड़ी को संभालते हुए परेशान हो गई थी। वो अंदर आए। जाकर चेंज करके सो जाओ, वेद ने कहा और ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बातें करो ना, बहार बोली। वेद को आज उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। वो वहाँ रुकना नहीं चाहता था। रात हो गई है, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, जाकर सो जाओ, वेद बोला, और बिना उसका जवाब का इंतजार किए ऊपर चला गया। ये कभी मेरी बात नहीं सुनता, मेरा कितना मन था बात करने का। हो बाहर भी अपने कमरे में चली गई। उधर दर्शन की मौत को पुलिस एक मर्डर मान रही थी। देर रात पोस्टमार्टम के बाद उसकी डेड बॉडी उसके परिवार वालों को सौंपी गई। आधी रात को उसका अंतिम संस्कार करके सब लौटे ही थे। सुरजीत सिंह काफ़ी देर से मौन बैठे थे। शौर्य भी बगल वाले सोफे पर ही बैठा था। उनके बाकी आदमी उन्हीं के अगल बगल खड़े थे। सुरजीत सिंह ने कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ी। कौन कर सकता है ये? कौन नहीं कर सकता बाबूजी? पता नहीं किसने गीदड़ बन के दुश्मनी निकाली है। शौर्य अपनी भाई की मौत से बौखलाया हुआ था। वो जल्द से जल्द हमारे सामने होना चाहिए। सुरजीत सिंह की आवाज़ डरावनी लग रही थी। पुलिस ढूंढ रही है कातिल को, शौर्य बोला। पुलिस नहीं, हमें ढूंढना है उसे। पुलिस तो केस में उलझाएगी, हम सीधा मौत के घाट उतारेंगे उसको। सुरजीत सिंह अपने हाथ पर सिर टिकाए बोल रहा था। वो हम कर लेंगे बाबूजी, लेकिन दर्शन भैया की जीप बाजार में और उनकी लाश जंगल जाने वाले रास्ते पर। बहुत शातिर है कातिल। वो जो है जैसा है, जल्द हमारे सामने होगा, शायद खुद आ जाए। तुम बस सतर्क रहना, सुरजीत सिंह बोला। वो खुद क्यों आएगा? शौर्य ने पूछा। अकेले दर्शन से तो दुश्मनी नहीं होगी ना उसकी। जब कोई बदला लेने की सोच चुका है तो हम पर भी हमला करेगा। बस हमें सावधान रहना है। वो हमें कुछ करे उससे पहले हमें ही उसका खात्मा करना होगा। सुरजीत सिंह गंभीर होकर बोल रहा था। समझ गया बाबूजी, शौर्य ने हामी भरी। कहीं ये बाहर की तो कोई चाल नहीं? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? वो तो हमें देखकर कांपने लगती है। उसकी इतनी ज़रूरत कभी नहीं होगी, शौर्य बोला। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस दिन दर्शन को बाहर मिल गई थी। वो उसे घर ही लाने वाला था, लेकिन उसी के कुछ घंटों बाद उसकी। सुरजीत बोलता बोलता ठहर गया। फिर तो ये सोचने वाली बात है, उसे भी मिलने दो। उसको सबक मिला नहीं है अभी तक, शौर्य बोला। कहीं दिखे तो खत्म कर देना, अब और नहीं झेली जाएगी हमसे वो। जी बाबूजी, जैसा आप कहे, शौर्य ने बात खत्म की। दिन बीत रहे थे। वेद अब बाहर को कहीं भी नहीं लेकर जाता था। उस दिन बाजार में दर्शन का बाहर को पकड़ लेना, फिर अचानक दैविक का आना, और अगले दिन दर्शन की मौत की खबर, जिससे वेद बौखलाया हुआ था। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि अभी बाहर को कहीं भी ले जाना सेफ नहीं, और अभी कबीर और माधव के अलावा बाहर के बारे में कोई जानता भी नहीं था उसके अलावा, तो वो उसके घर ही सुरक्षित थी। उधर शिवानी जी भी अभी वेद से मिलने नहीं आती थी। वो अब तक वेद को समझाते हुए थक गई थी, और अब उन्होंने ये सोच लिया था कि वेद किसी के समझाने से नहीं समझेगा, लेकिन एक दिन उसे अपनी माँ की कमी ज़रूर महसूस होगी और वो इस जिद के मामले से बाहर आ जाएगा।
दर्शन सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन गले पर कोई मार्क नहीं मिला था। कातिल ने बहुत ही अजीब तरीके से उसे मौत के घाट उतारा था। वेद शाम के समय छत पर खड़ा ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहा था। सूर्यास्त हो चुका था तो मौसम सुहावना और ठंडक भरा था। उसके मन में इस वक्त कई बातें चल रही थी। बीते कुछ दिनों में उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ घटा था, जिससे शुरुआत में उसे चिढ़ हुई थी, लेकिन अब ऐसी दिनचर्या की आदत हो आई थी। उसे बाहर की उस दिन वाली बात अब तक परेशान कर रही थी। बाहर ने उस दिन बातों बातों में कहा था कि तुम दैविक नहीं हो, लेकिन जो भी हो मुझे पसंद हो। वेद उस बात को सोचने पर मजबूर था। क्या मतलब था बाहर की उस बात का? जब दैविक मिलेगा तो क्या वो बाहर को अपनाएगा, लेकिन किस रिश्ते से? दोस्ती से बढ़कर तो उनके बीच कुछ था नहीं। बाहर तो मान के बैठी थी कि उसे दैविक से प्यार है, और फिर मनोविज्ञान के अनुसार अगर हम किसी झूठ को बार बार बोलते हैं या सोचते हैं तो वो हमें ही सच लगने लगता है। ठीक वैसा बाहर के साथ था। लेकिन दैविक का क्या वो सोचता होगा बाहर के लिए ऐसा कुछ? वेद अब अपने मन के सवालों से परेशान होने लगा तो उसने सिर झटका। मैं क्यों सोच रहा हूँ इतना? उसकी लाइफ है, वो संभालेगी। मैं अपनी लाइफ मैनेज कर लूँ, वही बहुत होगा मेरे लिए, उसने खुद को समझाया और हाथ बांधे छत की बाउंड्री से टिककर खड़ा हो गया। उसी समय बाहर अपने हाथों में 2 कप लिए छत पर आ गई। वेद उसे देख पलटकर खड़ा हो गया। अभी वो उसी के बारे में ही तो सोच रहा था। फिर उसके एकदम से सामने आने पर पहली बार अजीब सा लगा उसे। लो चाय, तुम नीचे नहीं आए तो मैं ही ऊपर आ गई। बाहर ने उसके सामने चाय का कप किया, लेकिन शायद वेद ने सुना नहीं तो उसने चाय छत की बाउंड्री पर रख दी। क्या सोच रहे हो इतनी गहराई से? बाहर ने उसे सोच में डूबे देख पूछा। कुछ नहीं, वेद ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तो फिर चाय पियो, बाहर ने कहा। कह के वेद ने चाय का कप उठा लिया। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे? बाहर ने उसे चुप देखकर वापस पूछा, लेकिन वेद ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर को लगा कि शायद वो किसी वजह से परेशान है, और अगर वो एक बार और पूछेगी तो वह चिल्ला पड़ेगा, इसलिए वो चुपचाप चाय पीने लगी। चाय खत्म हुई तो उसने वेद का कप उठाया। वो जाने के लिए मुड़ती उससे पहले वेद की आवाज़ ने उसे रोक दिया। जिंदगी में कुछ चीज़ें कैसे अचानक हो जाती है ना बाहर। बाहर ने कप वापस वही रख दिए। हाँ, अचानक, जैसे तुम मेरा नाम कभी कभी अचानक ले लेते हो। इस बात पर वेद ने उसकी तरफ निगाह की और मुस्कुरा दिया। शायद वो पहली बार ही उसे देखकर यूँ मुस्कुराया था। बाहर के दिल में एकदम से कुछ हुआ। यूँ ना मुस्कुराया करो, नहीं तो सच में कुछ अचानक हो जाएगा, बाहर ने खोए हुए कहा। क्या? वेद ने पूछा। बाहर आगे आई और किसी दर्द या डर की वजह से नहीं, बल्कि किसी पनपते एहसास के तहत उसके गले आ लगी। वेद के लिए ये एक अलग झटका था। वो बस सांस रोके खड़ा रह गया। आज उससे कोई गुस्सा महसूस नहीं हुआ था, ना ही कोई सहानुभूति जागी थी इस वक्त मन में। लेकिन फिर भी वेद के हाथ बाहर को खुद से दूर नहीं झटक पाए। उसने अजीब से एहसास के साथ पीछे छत की 4 दीवारी पर अपने हाथ कस दिए, लेकिन बाहर को नहीं थामा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर के मन का ये एहसास किसके हिस्से का था, दैविक या वेद। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट सुनना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।